नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। राजस्थान में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा अपने एक अंजाम तक फिलहाल पहुंचा। आने वाले वक्त में क्या होगा ये किसी को खबर नहीं है। उसके पीछे रणनीति क्या है ये भी नहीं पता। कौन अपना है, कौन पराया, किस खेमे में सेंध लग गई, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल। लेकिन फिलहाल जो राजस्थान सरकार के को पायलट थे सचिन, अब वो ऑलराउंडर है कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल उनके दोनों विंग या जो उनके पास दो पद थे वो नहीं रहे। अब वो ना प्रदेश अध्यक्ष हैं ना डिप्टी सीएम है। उनके दो खास मंत्री अब वो भी नहीं है। उन्हें भी पद से अलग कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। और इन सब के बीच सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा, वो भविष्य में क्या करेंगे, उनकी भविष्य की रणनीति क्या है, क्या कांग्रेस आलाकमान उन्हें मनाने में कामयाब हो जाएगा, इसलिए की कोशिशें बहुत हुई। क्या वो एक बार फिर अपनी विचारधारा के साथ लौटेंगे, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिसको हमारी विचारधारा स्वीकार है उसका स्वागत है, तो क्या वो जो घुट्टी में विचारधारा थी उससे उलट नई विचारधारा के साथ जाएंगे। ये विचारधाराएं हैं या सत्ता की धारा है, सत्ता की विचारधारा है, ऐसी चर्चाएं भी बहुत हैं और ये चर्चाएं होती रहेंगी। लेकिन एक बार राजस्थान में फिर मध्य प्रदेश दोहराने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश के भी ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पर बहुत कुछ आज बोले नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जो मैंने ट्वीट किया था मैं कर चुका हूं इस विषय पर ट्वीट। बीजेपी को सचिन पायलट के साथ हुए अन्याय की बहुत चिंता भी है और बहुत जिक्र भी है। और जाहिर है पायलट के साथ ये अन्याय हुआ है। कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें विश्वास दिलाने में नाकाम रहा है, या सचिन पायलट विश्वास खोकर कुछ नया पाने की होड़ में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इस पर तो चर्चा होगी और चर्चा होना लाजमी भी है। लेकिन क्या इतने कम समय में सचिन पायलट ने जो कुछ पाया था, जैसा कांग्रेस कह रही है, क्या वो कम था? या इस राजनीतिक सफ़र में पिता के दिवंगत होने के बाद जो इस राजनीतिक सफ़र में कांग्रेस ने उन्हें संभल बंधाया, हाथों हाथ लिया और बहुत जिम्मेदारियां दी, और बहुत युवा अवस्था में जब युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं जिस उम्र में लोग, उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या ये कांग्रेस का गलत निर्णय था उस समय, या इस बार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया ये निर्णय गलत है? इस पर समीक्षा होगी, बहुत तरह के सवाल होंगे। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस अपने खेमे में सेंध लगाने से बचा पाई है या सेंध लग गई है, अब वो सरकार उसकी चला चली की बेला में है। ऐसे सवाल उठते रहेंगे और सरकार के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह भी लगते रहेंगे। तो यही हमारा आज का विशेष, को पायलट के टूटे विंग, कहाँ होगी लैंडिंग। चलिए इस विषय में हम चर्चा करें, उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है। यह किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। शायद देश के इतिहास में ये पहली घटना होगी जब प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष और सरकार के उप मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया गया हो। 3 दिन से उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें फेल होने के बाद आखिरकार पार्टी ने एक्शन ले लिया। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। हालांकि उन्हें पार्टी से नहीं निकाला है। उनके समर्थक मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा से मंत्री पद छीन लिया है। सचिन पायलट की जगह गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने एक ट्वीट कर लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। हालांकि सचिन पायलट के इस बयान का क्या मतलब है ये तो वक्त के साथ ही सामने आएगा।
फिलहाल राजस्थान की विधानसभा में दलीय स्थिति को देखें तो कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, सरकार को 10 निर्दलीय और एक राष्ट्रीय दल का समर्थन। गहलोत के पास 118 विधायकों का समर्थन। बीजेपी के पास 72 विधायक हैं। बहुमत जुटाने के लिए कम से कम 29 विधायक चाहिए। तो वहीं बीजेपी दावा कर रही है कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। प्रदेश में सचिन पायलट पर इतनी बड़ी कार्रवाई से जहां उनके समर्थक नाराज हैं, तो बात अगर प्रदेश की युवा नेतृत्व की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस के सचिन पायलट युवा चेहरे थे। जहां प्रदेश में कांग्रेस ने सचिन पायलट के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा और सत्ता में आई। ऐसे में अशोक गहलोत को सीएम पद से नवाजना लड़ाई युवा बनाम बुजुर्ग भी हो गई है। अब ऐसे में देखना होगा पायलट का अगला कदम क्या होता है। राजस्थान में चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच 13 जुलाई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ही नेताओं से बात कर इस संकट को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रियंका गांधी भी सुलह करा पाने में असफल रही। सचिन पायलट का खेमा सत्ता के नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर अड़ा रहा, तो वहीं पायलट ने राहुल गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया था। जहां पायलट और सिंधिया की दिल्ली में मुलाकात चर्चा में रही, तो बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयान आते रहे। सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। अब देखना होगा सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। के अगले कदम पर सबकी निगाह है और सचिन पायलट, जाहिर है जैसा उनका नाम है पायलट, तो उनकी अब लैंडिंग कहाँ होगी, कहाँ उनका ठौर होगा, या अभी भी वो पैराशूट पर ही रहेंगे। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था पहले भी कि उनके मैं विंग्स की बात कर रहा था, तो सेवा दल अध्यक्ष और युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी बदल गया, ये 2 विंग भी उनसे अलग कर दिए गए। तो अब उनके पास शायद ही कोई रास्ता बचा हो, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखते हैं सचिन पायलट आने वाले वक्त में किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर सवाल उठना लाजमी है। तो इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री कांग्रेस से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, और साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक केपी त्रिपाठी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही हमारे साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? ये जो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में हो रहा है वो पुनरावृत्ति है मध्य प्रदेश का फेज 2 है जो राजस्थान में हो रहा है। एक राजनेता को अपना व्यक्तित्व बनाने में उसकी राजनीतिक दल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और सचिन पायलट के व्यक्तित्व को डेवलप करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी बहुत मेहनत की, तब जाके एक बढ़िया वृक्ष बन पाए। लेकिन जब उनको सब कुछ मिल गया और अभी जीवन का बहुत बड़ा भाग अभी उनके पास है आयु का, उस दौर में उनको ये निर्णय करना, मैं समझता हूं या तो इस बात का उनको इल्म नहीं है कि जिस पार्टी के नजदीक वो जा रहे हैं वो पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी है। उसने कभी अपने लोगों को नहीं बख्शा, उसने कभी राजस्थान के ही तो बहुत करीब थे आदरणीय अटल जी की कैबिनेट में, उन्हें नहीं बख्शा। उत्तर प्रदेश के कई तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत नजदीक रहे। जयपुर चलता हूँ। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ पत्रकार हैं। वीरेंद्र सिंह स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने पूरे इस घटनाक्रम पर नज़र भी रखी है। वीरेंद्र, आपके पास क्या खबर है और आपको अब क्या लगता है आने वाले वक्त में राजस्थान में क्या होने वाला है?
गहमा गहमी का माहौल है उसको देखते हुए एक बात तो साफ तौर पे जाहिर होती है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिराव सिंधिया ने जिस तरीके से बगावत की थी कांग्रेस पार्टी से और फिर बाद में उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था, उससे एक बात तो साफ जो है जाहिर होती है कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट भी युवा नेता हैं और एमपी की बात करता हूं तो एमपी के अंदर भी जो ज्योतिराव सिंधिया हैं वो एक युवा नेता रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बताएं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दोनों के बीच में जो गहमा गहमी का माहौल है उसको देखते हुए एक बात जाहिर होती है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में पिछले 6 महीने से काफी ऐसे तनातनी का माहौल रहा है और वो आपस में एक दूसरे के जो संबंध है वो विच्छेद दिखाई दे रहे थे। इसी चीज को देखते हुए एक बात तो जाहिर होती है कि सचिन पायलट हैं वो अपने जो 5 साल की जो मेहनत की थी राजस्थान के अंदर उस मेहनत को देखते हुए उन्हें सीएम का पद ना देकर डिप्टी सीएम बनाया गया, उससे वो काफी नाराज नजर आए थे। इसके बाद अगर मैं अशोक गहलोत की बात करता हूं तो अशोक गहलोत हैं वो काफी राजस्थान के जो कद्दावर नेता हैं उनमें से उनकी गिनती होती है और कांग्रेस के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। इसके साथ साथ अगर मैं अपने अशोक गहलोत के बात करता हूं तो अशोक गहलोत के पास मुख्यमंत्री का तजुर्बा भी है। उसी चीज को देखते हुए ये जो माहौल है वो काफी तनातनी का दिखाई दे रहा है। जी, अब क्या दिखता है आपको, क्या लगता है कितने लोग रहेंगे, सरकार का भविष्य आप कैसे देखते हैं, आप किस तरह से देखते हैं वहां बाकी सारे हालात? जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की जो ये मीटिंग है, लगातार मीटिंग हो रही है, आला कमान के जो दिल्ली से आला नेता हैं वो जयपुर पहुंचे हुए हैं, उनको देखते हुए साफ तौर पे जाहिर है क्योंकि सचिन पायलट को एक और मौका दिया जाएगा यदि वो उनके जो नियम जो उनकी शर्तें हैं उनको मान लेते हैं सचिन पायलट की तो वो जरूर कांग्रेस के साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों में राजस्थान के सीएम की जो लड़ाई है वो अब साफ तौर पे बाहर आ चुकी है और इसी चीज को देखते हुए क्योंकि जिस तरीके से आज पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें साफ तौर पे जो विश्वेंद्र सिंह है पर्यटक मंत्री थे उन्हें भी मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था और जो नेता हैं उनके खिलाफ भी जो 3 लीडर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है क्योंकि उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा हैं उनको पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया है और ये बात देखने वाली मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ पीछे क्या किया है सारे हमारे दर्शक जानते हैं, हम अपनी रिपोर्ट में ही बता चुके हैं। मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, आपके पास फिर लौटूंगा एक बार, तब मैं आपसे समझूंगा कि आने वाले वक्त में कैसा होगा, कितने लोग किसके समर्थन में हैं, वहाँ और क्या क्या होगा, किस तरह से आप कैसे देखते हैं, राज्यपाल का क्या, राजभवन का क्या रुख होगा और बाकी सारी तरह की चीज़ें, और वहाँ फिलहाल कितने विधायक किसके साथ हैं, मैं आपसे ये समझूंगा। हमारे साथ केपी त्रिपाठी भी जुड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, विधायक हैं। केपी, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? केपी त्रिपाठी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आप कैसे देखते हैं इन सारे घटनाक्रम को? सवाल नहीं सुन पाया आपका, एक बार फिर। राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस तरह से कर रही है, और दूसरा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी है और वो उसके साथ जाकर सचिन पायलट का कोई सर्वाइवल नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। सचिन पायलट को धैर्य रखना चाहिए था, बहुत मौके थे उनके पास और बहुत लंबा मौका था, और इस तरह से चुनी हुई सरकार जो है गिराने की कोशिश जो की गई है वो ठीक नहीं है। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? को लेकर यह सवाल है कि बीजेपी ने गिराने की कोशिश की है। अभी तक तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ऐसे आरोप यदि लगा रही है तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगा रही है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई रोल नजर नहीं आता। ये उन्होंने जो जिस तरह से सचिन पायलट ने मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में सत्ता पे लाए थे, जब उनके साथ उनके न्याय नहीं हो पाया, उनकी भूमिका सही तरीके से नहीं, उनको साइडलाइन किया गया, उससे वो शायद उनका जो अंतर विरोध है दोनों का, अशोक गहलोत जी का और सचिन पायलट जी का, ये अंतर विरोधों के कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई मुझे रोल बिल्कुल नहीं
है, मैं ये पूरे दावे से कह सकता हूँ। हाँ, अब जब ये अपने नेताओं को अच्छे संभाल नहीं पा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं अपना भविष्य तलाशेंगे, और यदि उनको बीजेपी में भविष्य दिखता है तो निश्चित रूप से पूरी देश की जनता को बीजेपी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित लगता है और अच्छे नेताओं को बीजेपी में अपना भविष्य सुरक्षित लगता है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई कमी नहीं। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आज की डेट में सबसे बड़ी मजबूती है कि हर आम नागरिक से लेकर कांग्रेस के अच्छे अच्छे नेता तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे जो भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। क्या कहेंगे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी? भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और सचिन पायलट जो है वो उन्होंने बहुत मेहनत की थी, वहाँ अकेले सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की थी। उनकी बात से ऐसा लगता है, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता की बात से भी ऐसा ही महसूस होता है। और ये तो राजनीति है, सबके अपने अपने तर्क होते हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत युवा थे, बड़ा एक संदेश जाता, एक ऐसा अनुभवी एक युवा नेता जो है, ऊर्जावान नेता, उसे मौका मिल जाता तो? आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास। जी राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। राकेश जी तकनीकी कारणों से आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी हाँ, नमस्कार। आ रही है? जी बोलिए। जी रिजवान भाई, जी मैं ये कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति का जीवन राजनीतिक रूप से गढ़ने के लिए बहुत समय लगता है। राजेश पायलट जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र को कम आयु में कांग्रेस ने एस्टेब्लिश किया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। आदरणीय जो श्रीमंत ये अपने माधवराव सिंधिया जी की मृत्यु के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया। मुझे ऐसा कोई उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में नहीं लगता कि जैसे प्रमोद महाजन बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ा काम करते थे, अच्छे कद्दावर थे, लेकिन उनके वारिसों को इतनी जल्दी बीजेपी ने कहीं बहुत बड़ा आदमी बना दिया हो, बहुत बड़ा नेता बना दिया हो। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कैलाश जोशी के वारिस साहब कितना फड़फड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं। अजय बिश्नोई साहब का स्टेटमेंट सुन के तो मैं हतप्रत रह गया कि इधर से दो और उधर से लो, यानी वो पुष्टि कर रहे हैं कि ये लेन देन का काम भी भारतीय जनता पार्टी बखूबी तरीके से करती है। और अजय बिश्नोई बड़े संगठन के आदमी हैं, जब वो कह रहे हैं तो इस बात में मैं बहुत दम मानता हूं। तो किसी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी अभी तो बहुत इनको हाथों पे लेगी। आपको मेरे बारे में भी जानकारी है रिजवान भाई, जब मुझे लिया तो दिख नहीं रहा था कि कितने कंधों पे बिठाए घूम रहे थे, और उसके बाद समय निकला तो नीचे से हथेली निकाल दी और औंधे मुंह गिरना पड़ा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में बाहर से जाने वालों को कोई स्थान नहीं है। शुरू में उनको लगेगा सत्ता बनानी है, पार्टी में सरकार बनानी है, अभी सब कहेंगे बहुत स्वागत है, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन बाद में जो बालेन शुक्ला जी की स्थिति हुई, जो राकेश चौधरी की हुई, वही परिणित इन नेताओं की होना है। रिजवान भाई, पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से आए हुए नेताओं को कभी आत्मसात नहीं किया। उनकी विचारधारा जो अलग है, उनका सोच अलग है। इसलिए ये जो निर्णय कर रहे हैं पायलट जी, अगर कर रहे हैं सचिन जी, तो ये निर्णय, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि वो गलत निर्णय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूं कि यहाँ भी, जैसे मैं बार बार नाम लेता हूं आदरणीय विक्रम वर्मा जी का, क्या किया उनके साथ, बहुत बढ़िया लीडरशिप थी। उनकी पत्नी को लेके आ गए, एमएलए बना दिया। क्या किया आपने अपने ध्यानेंद्र सिंह जी के साथ, उनकी वाइफ को लेके आ गए। यानी लीडरशिप जो डेवलप हो रही थी मध्य प्रदेश में, वो आपने वही खत्म कर दी। साहब सिंह वर्मा हुआ करते थे दिल्ली में, आपने उनको खत्म कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत के रूप में अनूप मिश्रा जी हुआ करते थे, आपने उनको नहीं कहीं तवज्जो दे रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये बड़े चालाक लोग हैं, इनके लिए सेंटीमेंट्स की कोई स्थान नहीं। ये संगठन यह समझता है भारतीय जनता पार्टी का कि वो लोगों को जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे, जो जिसको चाहेंगे उसको बड़ा नेता बना देंगे। अभी इनको महसूस नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस के बहुत लीडरशिप के नजदीक वाले लोग हैं, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो। आदमी को वर्षों लग जाते हैं नेताओं के नजदीक जाने में। हम देख रहे हैं, चाहे जसवंत सिंह जी का परिवार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कलराज मिश्र का परिवार हो, इन लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है।
इनको कहीं चलिए कोई स्थान नहीं दिया जा रहा। राकेश जी, राकेश फहरिस्त लेकर आए हैं और किसको दरकिनार किया, क्यों किया, पार्टी पॉलिटिक्स में क्या हुआ, एक दूसरे की पार्टी के अंदर झांकने का ये जो सियासत का सिलसिला हो गया है। नहीं तो पहले जब हम किन्हीं नेताओं से इस तरह के बारे में कोई बातचीत पूछते थे तो नेता कहता था वो उनका अंदरूनी मामला है, इसमें हम नहीं कहेंगे, ज़्यादातर यही तर्क आता था। लेकिन अब आजकल अंदर में बहुत झांकने का, जो झांक कर उसे जाहिर करने का भी जो राजनीति में एक नया पैटर्न आ गया है। जाहिर है लोकतंत्र के लिए ये सारी तरह की चीज़ें, नैतिकता और बाकी सारे तकाजे जो हैं वो बस अब ये किताबों में रह जाएंगे आने वाले वक्त में, अगर इसी ढंग से हम बढ़ते रहे। बीरेन सिंह, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि अशोक गहलोत बहुत अनुभवी हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, सचिन पायलट के पास एक बहुत लंबा समय था, वो उस उम्र में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है जिस उम्र में, और जाहिर है ऊर्जावान है, बहुत मेहनत भी की होगी उन्होंने, एक बड़ा संघर्ष किया, आंदोलन किया, बहुत लोगों ने किया, और आंदोलन में बहुत ढेर सारे लोग तप कर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो सचिन पायलट ने जिस तरह से 6 महीने से आप कह रहे हैं आपस में रिश्ते ख़राब थे, और अशोक गहलोत भी इस बात को कह रहे हैं, आज उनके बयान में भी ये बात आई थी कि आ बैल मुझे मार, उन्होंने ही किया है, और वो 6 महीने से इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं सचिन पायलट के बारे में, जो जिस तरह की बातचीत हो रही है, तो क्या सचिन पायलट थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते थे? क्या उनके पास समय नहीं था? क्या ऐसा लग रहा था सचिन पायलट या उनके समर्थकों को कि अब बहुत समय नहीं है? ऐसा क्यों लगा उन्हें? वो क्या सोचते थे? और दूसरा ये कि अंदर खानों में ऐसी क्या चीज़ें पक रही, क्या चल रही थी वहाँ, और क्या आप लोगों को कब ये एहसास होने लगा था कि इस तरह मध्य प्रदेश दोहराया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सचिन पायलट हैं वो राजस्थान की कांग्रेस के लिए काफी मतलब कद्दावर नेता हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सचिन पायलट ने जो इलेक्शन हुए थे उसको देखते हुए काफी उन्होंने मेहनत भी की थी, और उस मेहनत का नतीजा ये रहा कि राजस्थान के अंदर उन्होंने कांग्रेस की सरकार भी बनाई है। लेकिन उस मेहनत के बाद अगर उन्होंने जो सीएम पद की दावेदारी थी वो अशोक गहलोत के पास चली जाती है अचानक से, तो उनके लिए काफी हताशप्रद रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके समर्थक थे वो भी बार बार ये चाह रहे थे कि मेरा आपसे सवाल यही है कि एक व्यक्ति जो कभी सांसद रहा हो, विधायक बना और सीधे उप मुख्यमंत्री बना, सीधे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना, ये कम सम्मान था या सिर्फ वही एक व्यक्ति डिजर्व करते थे उस पूरी पॉलिटिक्स में, राजस्थान की पॉलिटिक्स में, कि वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे? क्या लगता है आपको, क्या अशोक गहलोत का या बाकी और लोगों का कोई योगदान ही नहीं था इन सारी चीज़ों में? क्या किसी एक चेहरे, किसी एक व्यक्ति को ही सारा श्रेय किसी सियासत में दिया जा सकता है? ये तो टीम वर्क है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा कि ये टीम वर्क रहता है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव होते हैं उसमें सभी लोग एक साथ मिलके, चाहे वो छोटे से छोटे नेता हो या फिर वार्ड मेंबर हो, सभी लोग मिलकर उस टीम वर्क को पूरा करते हैं। क्योंकि सचिन पायलट हैं या अशोक गहलोत हैं, दोनों ने काफी मेहनत की थी, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति के अंदर वसुंधरा राजे सीएम रही थी, उस टाइम सचिन पायलट है वो प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे थे। उसी चीज को देखते हुए, क्योंकि अशोक गहलोत है वो उस टाइम जो राष्ट्रीय राजनीति है उसके अंदर हिस्सा ज्यादा ले रहे थे, और उसी चीज को देखते हुए सचिन पायलट हैं वो लगातार अशोक गहलोत पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो उन्हें जो 2 विभाग है, चाहे वित्त विभाग हो या फिर अन्य कोई विभाग हो, उसको अगर उनको दे दिया जाता है तो उनकी डिमांड पूरी होती है, लेकिन उन्हें कोई विभाग भी नहीं दिया गया, केवल उन्हें डिप्टी सीएम का पद देकर ही उन्हें आशा व्यक्त करनी पड़ी थी। केपी त्रिपाठी, जिस तरह से जिक्र आप कर रहे थे, आपने कहा सचिन पायलट को वो नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी कह रहे थे कि वो नहीं मिला, आपके अंदर से भी बहुत ढेर सारी आवाज़ें उठने लगी हैं, और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जो कह रहे हैं कि जो आपके साथ जाता है, आपकी पार्टी में जाता है, वो बहुत कुछ पाता नहीं है। अभी तत्कालिक ज़रूरत के हिसाब से तो कुछ पा जाता है, लेकिन बाद में पाता नहीं है। कुछ नाम उन्होंने लिए, कुछ और भी नाम है। इस विस्तार में क्या दोष था राजेंद्र शुक्ला का? बहुत मेहनत की थी उन्होंने, पिछली सरकार में भी बहुत मेहनत की थी। विंध्य की राजनीति में अगर कांग्रेस का सूरज उग नहीं पाया ठीक से, बहुत कम लोग जीते, तो राजेंद्र शुक्ला का भी बड़ा योगदान था। किसी ज़माने में कांग्रेस से आए थे, यूथ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, बीजेपी में बहुत सक्रिय हुए, बहुत मेहनत की उन्होंने।
संजय पाठक एक नाम है जो भी कांग्रेस की बड़ी पॉलिटिक्स छोड़कर आपके साथ आए, बहुत खामियाजा भोगा उन्होंने। और अजय बिश्नोई जो कुछ कह रहे हैं, तो ये जो कांग्रेस में जो किसी को कुछ नहीं मिल पाता है उस पर तो आप बहुत बढ़ चढ़कर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन बीजेपी में भी तो बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं मिला है। अजय बिश्नोई जैसे लोगों को भी नहीं मिला, राजेंद्र शुक्ल जैसे लोगों को नहीं मिला, संजय पाठक जैसे लोगों को नहीं मिला, जिन्होंने बहुत कीमतें भी चुकाई और बहुत संघर्ष भी किया, बड़ी हिकमतें भी की। तो ऐसे लोगों को भी जब मौका नहीं मिला, ये डिज़र्व नहीं करते थे क्या? एक मंत्री पद भी डिज़र्व नहीं करते थे ये लोग? तो क्या जब आप कर पाते हैं तो आप मर्यादाएं और सीमाओं का जिक्र करते हैं, और जब सामने होता है तो आप इस बात को कहते हैं कि नहीं उन्हें मिलना चाहिए था? तो क्या ऐसा ये रणनीति के तहत है या स्वाभाविक है? सवाल ऐसा उठता है कि जब मान लीजिए अजय बिश्नोई एक बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं कहती कि इसमें कांग्रेस का हाथ, लेकिन जब जब कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसी गुटबाजियां होती हैं या आपसी कोई बातें होती हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप मढ़ देती है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और हम लोगों की प्रतिक्रियाओं का फिर आप लोग लेना चालू कर देते हैं और हम लोग उन बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी बात को अपने अंदर ही रख के उसको सुलझाए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप न लगाए, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बातों पर कोई, हमको नहीं लगता कि घुसने की जरूरत पड़ती है और पड़ेगी भी नहीं। लेकिन जब इस तरह की बातें, अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, जहां तक आपने बिंद का सवाल किया, निश्चित रूप से बिंद ने जिस तरह से समर्थन दिया है, अभी बिंद का संतुलन में पीछे छूट गया है जो मंत्रिमंडल बना, लेकिन पार्टी और संगठन सब देख रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबको भागीदारी मिलेगी और उचित भागीदारी, उचित स्थान मिलेगा। अभी तो सवाल है राजस्थान में जो बात चल रही है, डिबेट का मुद्दा यदि वो है, तो निश्चित रूप से यदि 3 बार पायलट अशोक गहलोत अध्यक्ष बन सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो क्या सचिन पायलट युवा होने के कारण सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाकर उनको कोई विभाग न देकर उनके लोगों को कमजोर कर करके जिस तरह से संतुलन बनाने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है, उसकी परिणाम स्वरूप ये जो विद्रोह हुआ है, आज आप देखिए कि जिस तरह से चीजें हुई और कांग्रेस पार्टी के लोग मैनेज नहीं कर पाए, निश्चित रूप से। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, राकेश सिंह जी भाई साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी व्यक्ति किसी नेता का करीबी बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो खुद स्वीकार कर रहे थे कि यहाँ संगठन काम करता है और संगठन अपने हिसाब से निर्णय लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है जो संगठन आधारित पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है और जिसमें सभी लोगों को एक यथाउचित स्थान मिलता है। राकेश सिंह जी भाई साहब को खुद भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट देने का काम किया था और यदि ये जीतते तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते, लेकिन दुर्भाग्य है कि ग्वालियर और चंबल में उस समय भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ नहीं सकी और आज ये फिर कांग्रेस में है और भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनके बारे में कर दी है तो चलिए अंतिम प्रतिक्रिया उन्हीं से ले लेता हूँ। और दूसरा ये कि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी यहाँ संगठन निर्णय लेता है और आप वहाँ कहते हैं पार्टी हाईकमान निर्णय लेता है। तो आपने तो आप दोनों पार्टियों में बहुत कुछ कर लिया, युवा अवस्था में भी आपने पिता को भी उस पार्टी में देखा था, खुद देखा, अपने भाई को भी देखा, बहुत ढेर सारी चीज़ें देखी हैं। तो क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया समझ लेता हूँ इस पर। एक तो प्रतिक्रिया ये कि राजस्थान में अभी वसुंधरा राजे जी हैं, तो कितने लोग सरसब्ज हो पाएंगे ये भी देख लूंगा मैं भविष्य में। और जहां तक ये भाई केपी त्रिपाठी जी उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें की है उन्होंने, तो मुझे कृपा पूर्वक ये बता दें कि कौन सा संगठन काम करता है भाजपा में, इसका उत्तर दे दें। क्या प्रदेश अध्यक्ष काम करता है या जो संगठन काम करता है उसका ये नाम उधर से लेके बता दें जिसके डंडे के आधार पे बीजेपी चलती है। और अगर नाम नहीं लेंगे तो आप रिजवान भाई मैं बता दूंगा कि ये लोग किसके इशारे पे नृत्य करती है भारतीय जनता पार्टी। कोई लोकतांत्रिक दल नहीं है, जिसको जीवन खराब करना है वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। चलिए पूछ लेता हूं उनसे, क्या कहेंगे केपी जी?
बड़े भाई स्वरूप है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मैंने बचपन से उनको, रीवा के भी वो प्रभारी मंत्री रहे कांग्रेस के, तब से मैंने उनके बारे में जाना है और हमेशा उनको सुना है। उनके छोटे भाई मुकेश चतुर्वेदी जी से भी मेरे अच्छे संबंध रहे, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व होता है, वहां एक आदमी का नेतृत्व नहीं होता, वहां एक सामूहिक नेतृत्व डिसाइड करता है चीजें। जहां कौन सी प्रदेश कार्य समिति में हुआ, किस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हुआ? मैं रीवा गया था, क्या निर्णय हुआ वहां? जय सिंह कुशवाहा, अगर आप मौजूद हो तो बताइए, जवाब दीजिए। जय सिंह कुशवाहा ग्वालियर के थे, उन्होंने जब आरक्षण का मुद्दा उठाया तो उनको वहीं रोक दिया गया, बोलने नहीं दिया गया 2.5 वहां कोई स्वतंत्रता है? वहां कोई डिस्कशन होता है? चलिए, आप बहुत निजी बातें करने लगे। सवाल है, कार्य समिति में मैं अंदर ही उपस्थित था, ऐसा कोई मुद्दा जय सिंह कुशवाहा जी ने नहीं उठाया था, इसको बढ़ा चढ़ाकर लोगों ने प्रस्तुत किया। थोड़ा सत्य पे बोला करिए। चलिए, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी वो कह रहे हैं कि आपको बीजेपी ने बहुत कुछ दिया, जब आप बीजेपी में आए तो आपको बहुत कुछ दिया। क्या दिया और आप क्या चाहते थे जिसकी वजह से आपकी वो जो बीजेपी के प्रति आपकी एक उम्मीद थी वो टूट गई? अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूँगा, इसलिए कि मैं चर्चा राजस्थान की कर रहा था, लेकिन कांग्रेस में जाने वाले लोग, कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले लोग, और ये चर्चा भी इस विषय में शामिल हो ही गई है, तो उसको बता दीजिए। नहीं रिजवान भाई, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, और जो छोटे स्तर पर राकेश चौधरी ने किया, गलती की, और जो उनके साथ व्यवहार किया भारतीय जनता पार्टी ने और संगठन ने, वो बड़ी गलती बड़े नेता कर रहे हैं दिल्ली के स्तर पर, राजस्थान के स्तर पर। और आप समय ताकीद देगा इस बात को कि इनका हश्र क्या होगा। इनको जीवन में अफसोस करना पड़ेगा कि इन्होंने जो निर्णय लिया वो गलती से लिया था, ये कहना चाहता हूं। अब कांग्रेस भी तो उस तरह से, कमान के कुछ लोग उस तरह से आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं जैसा आप उम्मीद करते हैं। आप बीजेपी से फिर कांग्रेस में आए हैं, ऐसे समय में आए हैं जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था। आपको भी तो कांग्रेस में उस तरह से, जैसा गला बाहें फैलाकर, जिस तरह से गले लगाकर चीजें होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं है अभी तक। मैंने जो गलती की थी तो मुझे दोबारा आने में समय लगेगा। मैं जिस तरीके से मेहनत करूंगा अपना स्थान पाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रह के मैं देख चुका हूं। मैंने स्थिति देखी है, ग्वालियर के नेताओं की देखी है, भोपाल के नेताओं की देखी है। मैंने आपको नाम गिनाए, कोई पूछ नहीं रहा है इनको, इनके परिवार वालों को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो जाएगा, मुझे मालूम है उनको कौन डंडा लेके चलाता है। आप पहचान भी नहीं पाओगे, ऐसा व्यक्ति उन्हें गवर्न करता है। ये सब जो कुर्ते पजामे पहने घूम रहे हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, इनका कोई स्थान नहीं है। ये कभी भी अडवाणी जी बना दिए जाएंगे, कभी विक्रम वर्मा जी बना दिए जाएंगे, कभी भी हिम्मत कोठारी बना दिए जाएंगे, जिसने पूरा जीवन दे दिया था अपना। तो ये गलतफहमी नहीं पालना चाहिए, और मैं संतुष्ट हूं मैंने जो किया है, और मुझे समय लगेगा, और मैं पर्याप्त जनता की सेवा कर रहा हूं जनता के बीच। चल चाहते हैं आप केपी त्रिपाठी, कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, जहां तक आपने हमारी बात कह दी है कि जब कांग्रेस पार्टी में राकेश सिंह जी भाई साहब गए, किस तरह से उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत हुआ। वो तो मैं कह चुका हूं, आप और कोई बात कहेंगे जी? हमारे विंध्य के अजय सिंह, राहुल जी ने और गोविंद सिंह जी ने उनका स्वागत किया है। ये सब पूरे मीडिया जगत को पता है, आपने ही वो बातें बोल दी हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा करने की कोई हिमाकत नहीं करता। संगठन यहाँ काम करता है, यहाँ जब लोग आते हैं तो भी उनका स्वागत होता है। सभी लोग मिलकर अजय बिश्नोई के रोज बयान आ रहे हैं, केपी जी, अजय बिश्नोई के रोज बयान आ रहे हैं, और अब तो जयभान सिंह पवैया भी बयान देने लगे हैं, ट्वीट करने लगे हैं। और यही हाट पिपलिया में कार्यक्रम था। आज दीपक जोशी बहुत संतुष्ट से दिखे, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था उनके भी विकल्प खुले हुए हैं। तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, समय समय पर होती हैं, सब जगह होती हैं। और जाहिर है अगर पार्टी में जहां भी ऐसी बातें आएंगी जी, उनको बातचीत करके माध्यम से जी सबको सुलझा लिया जाएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। चल,
केपी त्रिपाठी आप हमारे साथ जुड़े, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी आप हमारे साथ जुड़े और वीरेंद्र सिंह शेखावत आप हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि पायलट को आने वाले दिनों में क्या करना होगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आप कांग्रेस के रहेंगे या बीजेपी के होने वाले हैं या फिर वो अपना दल खुद बनाएंगे। इसलिए कि वो ये कह चुके हैं कि अब वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। कांग्रेस से अदावत सी है उनकी, कांग्रेस ने उनको दी गई वो सारी जिम्मेदारियां उनसे वापस ले ली हैं, उनके समर्थकों से भी वापस ले ली हैं। तो अब ऐसे में वो सफल लैंडिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इससे बहुत ढेर सारे सवाल हैं और सियासत में ऐसे सवाल उठते रहे हैं। और आने वाले वक्त में क्या होगा अशोक गहलोत का, ये भी एक बड़ा सवाल है। उनकी सियासी भविष्य क्या होगा। अभी तो चर्चा ये है कि एक नया उप मुख्यमंत्री राजस्थान को मिलने वाला है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए कि रार और टकरार तो मुख्यमंत्री पद को लेकर थी। अब फिर पार्टी हाईकमान और प्रयास करेगा या पायलट को उनके हाल पे छोड़ देगा। बीजेपी इसमें कैसे आगे बढ़ेगी, उनकी क्या रणनीति होगी, इसलिए कि हर बार बीजेपी यही कहती है कि ये उनके अंदरूनी मामले हैं और लेकिन जो विचारधारा को स्वीकार करेगा, हमारे पास आएगा, उसे शामिल किया जाएगा। तो चलिए आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है